एनल फिशर, जैसे नाम से ही क्लियर है, एनल रीजन में क्रैक्स डेवलप हो जाना। सो हियर द डेफिनेशन द मीन डेवलपमेंट ऑफ इलोंगेटेड अल्सर ऑन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ एनल वॉल कॉल्ड एनल फिशर। जब एनल वॉल के लॉन्ग एक्सिस में इस तरीके का अल्सर या क्रैक डेवलप हो जाता है, हम उसको एनल फिशर बोलते हैं। यदि एनल फिशर की लोकेशन में चलें तो ये मिड लाइन पोस्टीरियर साइड में भी हो सकता है जो 90% होता है, और एंटीरियर साइड में भी हो सकता है। मतलब एनल जो फिशर है उसकी पोजीशन जो रिस्ट डायल है उसके 6 o'clock पोजीशन में भी हो सकता है और 3 o'clock पोजीशन में हो सकता है, और इसके अलावा भी इसकी अलग पोजीशंस हो सकती हैं। लेकिन ये दो कॉमन साइट है, 90% 6 o'clock पोजीशन में होता है और 10% के आसपास, किसी किसी बुक में 60-40 का रेशियो भी लिखा हुआ है, एंटीरियर साइड में भी मिलता है। तो कभी भी जब किसी तरीके का क्रैक, इलोंगेटेड अल्सर या क्रैक लॉन्ग एक्सिस में एनल वॉल के प्रोड्यूस हो जाता है, हम उसको एनल फिशर बोलते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एनल फिशर। आप यहाँ देखिए, सब दिखाई पड़ रहा है, एनल कॉलम दिखाई पड़ रहा है, एनल वॉल दिखाई पड़ रही है, एनल वॉल्व दिखाई पड़ रहे हैं, इंस्पेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी थिकनेस होगी इसकी कई बार इंस्पेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लेता है। अब जहाँ तक इटियोलॉजिकल फैक्टर का सवाल है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिपेशन। जब हार्ड फीकल मटेरियल इस जगह से होकर के निकलता है तो कई बार उसकी वजह से, हार्ड फीकल मटेरियल की वजह से एरिया इंजर्ड हो जाता है और उसमें इस प्रकार का फीसर जो है डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ टीयरिंग। और कई बार वॉल्व तक इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो एनल वॉल्व हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर मेल के केस में कॉन्स्टिपेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, और फीमेल के केस में कई बार जो है पेल्विक फ्लोर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या भी ड्यूरिंग डिलीवरी भी इस तरीके का पेल्विक फ्लोर में इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से भी फीमेल को, इसीलिए एंटीरियर साइड में फीमेल को ज़्यादा होता है और आगे चल कर के एनल फिशर डेवलप हो जाता है। तो पेल्विक फ्लोर इंजरी ड्यूरिंग दी डिलीवरी इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द केस ऑफ फीमेल। इसीलिए ये मल्टीपैरस जो वीमेंस हैं, मल्टीपैरस फीमेल हैं, इनमें एनल फिशर की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। और कई बार इस्चेमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है एनोरेक्टल रीजन में, उसकी वजह से भी कई बार फिशर देखा जाता है कि उनमें भी क्रैक्स जो है आ जाते हैं लोअर साइड में एनल कैनाल के, जिसको बोलने लगते हैं कि फिशर हो गया। कुछ इसके अलावा भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, जैसे इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ हैं, कॉन्स डिजीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, और कई बार हेमरेक्टॉमी के बाद जो है एनल स्टेनोज्ड हो जाता है, सिकुड़ जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, उसकी वजह से भी आगे चल कर के यदि उससे हार्ड फीकल मटेरियल पास हो जाता है तो वहाँ भी क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एनल फिशर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इटियोलॉजिकल फैक्टर में, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। मतलब किसी भी तरीके से इंजरी हो जाए कॉन्स्टिपेशन से, उसकी वजह से क्रैक यदि डेवलप हो गया तो वहाँ पर एनल फिशर आप बोलते हैं कि हो गया। जहाँ तक पैथोलॉजी का सवाल है तो ये दो तरीके का होता है, एक्यूट एनल फिशर और क्रॉनिक एनल फिशर। एक्यूट एनल फिशर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्यूट ओरिजिन होगी, क्लियर है, डीप टियर ऑफ स्किन ऑफ एनल मार्जिन एक्सटेंडिंग इनटू द एनल कैनाल, इन्फ्लामेटरी ड्यूरेशन होगा और इंस्फेक्टिक एडिमा भी हो जाएगा। तो इंस्फेक्टिक एडिमा की वजह से वो जो पार्ट है एनल वाला वो काफ़ी इडिमेटस हो जाएगा और काफ़ी जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा, इसीलिए बहुत पेनफुल होता है एक्यूट एनल फिशर। क्रॉनिक एनल फिशर की खास बात क्या है कि आगे चल कर के धीरे धीरे ये पुराना हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्फ्लैम्ड इंड्यूरेटेड मार्जिन हो जाए, जो मार्जिन ऑफ अल्सर है वो इंड्यूरेटेड हो जाता है। फिशर मीन्स अल्सर है ना, तो यहाँ जो मार्जिन है वो इंड्यूरेटेड हो जाता है और उसमें नीचे सेंटाइनल पाइल्स जरूर मिलेगा। तो सेंटाइनल पाइल्स एट द एंड ऑफ फिशर जो है ऑलवेज प्रेजेंट इन क्रॉनिक फॉर्म। ये खास तौर पे यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि सेंटाइनल पाइल्स एक तरीके का प्रहरी, जो फिशर है उसके नीचे की तरफ जो एक प्रहरी के रूप में सेंटाइनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स जरूर मौजूद होगा, वो क्रॉनिक फॉर्म में मिलता है। स्पाज्म ऑफ द इंटरनल इंस्पेक्टर मसल, ये तो मिलेगा ये आपको मालूम है, और कई बार इन्फेक्शन हो जाता है इसमें आगे चल करके, जिसकी वजह से एनल एब्सेस और फिस्टुला भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर का जहाँ तक सवाल है तो जैसे क्लियर है कि मेल में भी हो सकता है, फीमेल में हो सकता है, तो बट कहा जाता है कि मोर कॉमन इन फीमेल ड्यू द पेल्विक इंजरी, बट कॉमन मेल में भी हो सकता है और फीमेल में, लेकिन मोस्ट कॉमनली माना जाता है कि फीमेल अफेक्टेड होती हैं। बच्चों में देखा नहीं जाता, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है उनमें एक्यूट फिशर कभी कभी देखने को मिलता है।
सिम्टम चूँकि क्रैक है तो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है पेन, कि जिस समय स्टूल पेशेंट करने जाएगा उस समय दर्द होगा। कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मिलेगी, दर्द के साथ ब्लड भी आ सकता है। तो यहाँ पर पेनफुल ब्लीडिंग है, और ब्लीडिंग का जो करेक्टर है वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा गहरा घाव है। यदि गहरा घाव है तो और दी गहरा घाव है तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का घाव है। अब दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब भी क्रॉनिक फॉर्म हो जाएगा तो कई बार इसमें डिस्चार्ज भी आने लगता है। डिस्चार्ज के साथ साथ जो है हल्का सा इसमें डिस्चार्ज भी आता है और कई बार ईचिंग भी मिलती है। तो प्रोराइटिस एनी भी क्रॉनिक फॉर्म में मिलता है। एग्जामिनेशन जब आप करते हो तो क्रॉनिक फॉर्म में सेंटाइनल मिलेगा, इन ड्यूरेशन ऑफ एजेस मिलेगा। तो ये है क्लिनिकल फीचर। तो यहाँ पे लिखा है इंसोफेरेंजियल अल्सर द लाइनर ब्लीडिंग, मतलब कि स्टूल के एक साइड में ब्लड लगा रहेगा यदि बहुत सुपरफिशियल अल्सर है। यदि डीप अल्सर है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ड्रॉप बाय ड्रॉप होगी, कई बार फोर्सफुल ब्लीडिंग भी होने लगती है। पेन, डीप अल्सर है तो पेन ज़्यादा होगा, सुपरफिशियल अल्सर है तो पेन कम होगा, ईचिंग भी होगी, और क्रॉनिक फॉर्म में कई बार सेंटाइनल पाइल्स ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि हम बताते हैं दिस इज द पिक्चर। उसके बाद आप आ जाते हैं ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पर सबसे पहले पेशेंट को आप ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट ऑइंटमेंट दीजिए, लोकल एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट दीजिए, सिट बात करिए गुनगुने पानी में टब में ले करके, उसमें लैक्सेटिव को थोड़ी देर सिकाई करे, बैठे, लैक्सेटिव का इस्तेमाल करें, और लेग्नोकेन जाइलोकेन ऑइंटमेंट एप्लीकेशन करके उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में 3 है, लॉर्ड्स स्मॉल एनल डायलेटेशन, लेटरल एनल स्पेक्ट्रोमी और डॉर्सल फिशरेक्टोमी और इंस्पेक्ट्रोमी। तो फिशरेक्टोमी एंड इंस्पेक्ट्रोमी इज़ द मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। उसके अलावा आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है, ये हमने आपको ट्रीटमेंट बताया। इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द ग्रेफाइटिस, नाइट्रिक एसिड, रेटानिया एंड पियोनिया, और इसके अलावा फास्फोरस इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द फीसर, एंड इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग यू मे प्रिस्क्राइब हेमोमिलिस आल्सो, तो हेमोमिलिस भी दे सकते हैं एक्यूट फॉर्म में। इसके अलावा रेटानिया और पियोनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द केस ऑफ एनल फीसर। तो यहाँ भी 2 बात ध्यान रखिएगा, रेटानिया और पियोनिया। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में इंसेक्टोमी एंड फिशरेक्टोमी इज़ द मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, और ये ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छा स्कोप मिलता है और ये ठीक हो जाता है। थैंक यू।